Hello students, how are you? In our previous class we completed our topic that was electric power, and we discussed the formula of power, and we also discussed the unit, and we also discussed the 1 unit, what the mean of 1 unit. Okay, now in today's class let me discuss some of the numerical. Firstly, let me discuss about the commercial unit of electrical energy. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या है? देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पावर इज इक्वल्स टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। गॉट इट? अगर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा? देन वी गेट एनर्जी। क्या मिलेगा अपने को? एनर्जी। अगर ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर हो और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो तो यहां पर ये एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कैलकुलेशन का फॉर्मूला बन गया। इसी चीज को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मेजरमेंट में, यानी कि अपन सिंपल लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गिवन एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर एंड टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसे अपन किस में मेजर करते हैं? किस में मेजर किया जाता है? दैट इज इलेक्ट्रिकल जो पावर है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हुए। किससे? टाइम से मल्टीप्लाई करते हुए। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं मैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी को पावर और टाइम से मल्टीप्लाई करके इसको ऑब्टेन किया जाता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट है, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं, कॉमर्शियली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसे किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है, और इसी को अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं यूनिट। जो मीटर रीडिंग अपन देखते हैं, यूनिट, इसी को अपन लोकल कॉमन लैंग्वेज जनरली अपन क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। गॉट इट? अब सवाल आता है कि 1 किलोवाट आवर जो 1 यूनिट है वो क्या है? गॉट इट? तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो देखो, 1 किलोवाट आवर, इसका अगर अपन पार्ट करें तो दैट इज 1 किलो वाट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर। 1 किलोवाट बराबर क्या हो गया? दैट इज 1 किलोवाट आवर का मीन्स क्या हो गया? 1 किलोवाट पर आवर या 1 वाट आवर। एक की वाट के एक आवर के अंदर कितना किलोवाट है? अच्छा, किलोवाट का मीन्स कितना होता है? 1000 वाट। और आवर का मीन्स क्या होता है? 3600 सेकेंड। ये हुआ। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं और यूनिट से एक साइड कर लूं तो दैट इज 3620 इसकी और 30 इसका, वाट इंटू सेकेंड। ये बना, क्या बना? वाट इंटू सेकेंड। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा याद करें तो देखो, वाट बराबर क्या था? अपने इसकी यूनिट लिखी थी तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो जूल के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं? मीन्स वॉट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, दैट इज जूल। किसके इक्वल होता है? जूल के। तो ये वॉट सेकंड ही तो है, तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है? जूल। यानी कि इट इज 36000 जूल। तो 1 किलोवाट इक्वल टू किसके होता है? 36 उसके बाद में 50 जूल के इक्वल होता है। अच्छा, अगर अपन इसको फैक्टर में लिखें तो दैट इज 36, 1 2 3 4 5, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। यानी कि 1 किलोवाट आवर जो है या 1 यूनिट जो है वो किसके इक्वल होता है?
36 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ जूल के इक्वल होता है। मैथमेटिकली हमेशा 10 की नॉर्मल कंडीशंस में अपन 10 के 3 के फैक्टर में अपन चलते हैं, 10⁵, 10⁶, 10⁹, 9, 12, इस तरीके से अपन चलते हैं। तो इसको अगर अपन कन्वर्ट करें तो देखो इसको ये भी लिखा जा सकता है 36 को 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 36 एंड ये आगे रह गया, इसके ऊपर पावर 1, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10⁶, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर जो कॉमर्शियल यूनिट मानी जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसको अपन बोलते हैं 1 यूनिट, अपने मीटर की रीडिंग इसी के हिसाब से चलती है, इसी के हिसाब से अपन देते हैं पेमेंट। ओके, तो 1 जूल इक्वल्स टू किसके हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल जो है वो कहलाती है दैट इज 1 यूनिट। गॉट इट? क्लियर? अब यहां पर एक फॉर्मूले की अपन बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स की कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला, अपन सिंपल फॉर्मूला है जिसका अपन यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ यूनिट्स जो है, नंबर ऑफ यूनिट्स ये अपन इजीली निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग पावर, पावर जो है उसको एच डी एन से मल्टीप्लाई करके 1000 का डिवाइड अगर अपन करें तो अपने पास नंबर ऑफ यूनिट्स ऑब्टेन होती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब यहां पर है क्या, P स्टैंड कर रहा है पावर इन वाट, वाट के अंदर पावर। H स्टैंड कर रहा है टाइम इन आवर, टाइम इन आवर। डे, D स्टैंड करता है नंबर ऑफ डेज एंड N स्टैंड करता है नंबर ऑफ डिवाइसेस। इनमें से जो भी अपने को रिक्वायर्ड हो, जो भी अपने को रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से अपन उसका यूज करते हैं और उस डिवाइस के लिए या जो भी अपने को गिवन है, डेज मंथ जो भी अपने को गिवन है उसके लिए अपन नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। गॉट इट? जैसे क्वेश्चन कंसिडर करते हैं अपन। क्वेश्चन है इफ 2 बल्ब ऑफ 100 वॉट, इफ 2 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट यानी कि 100 वॉट के 2 बल्ब्स ग्लोज डेली 8 आवर, रोज उन्हें 8 आवर उनको रन किया जाता है। क्या करते हैं उनको 8 आवर रोज उनको चलाया जाता है। देन कैलकुलेट एनर्जी कंजप्शन इन यूनिट्स फॉर 1 मंथ। तो 1 मंथ में जो एनर्जी कंजप्शन है वो कैलकुलेट कीजिए। गॉट इट? इसी के आगे है ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बिल इफ रेट इज 3 रुपीज पर यूनिट। इसके अलावा बिल भी कैलकुलेट कीजिए अगर रेट जो है वो कितनी है 3 रुपीज पर यूनिट हो, 1 यूनिट का अपने को 3 रुपीज देना हो तो उस कंडीशन में कितना पे अपने को करना पड़ेगा, कितना बिल आएगा वो भी अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले तो आपको पावर दे रखी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 2 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट यानी कि P आपको दे दिया 100 वॉट। दूसरा आपको नंबर ऑफ डिवाइस बोल दी, कितने बोले हैं 2 बल्ब्स यानी कि N की वैल्यू कितनी है 2। गॉट इट? ये तभी लेना है जब दोनों की पावर सेम हो। अगर दो अलग अलग बल्ब दिए हुए हों, यानी कि मान लो एक 100 का दे रखा है एक 200 का दे रखा है, तो फिर उनके लिए अलग अलग अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पावर सेम होगी तभी ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। ओके, आगे बोल रहा है 8 आवर डेली यानी कि H की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 और साथ में बोल रहा है कैलकुलेट द बिल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स
इन फॉर 1 मंथ, यानी कि डेज आपको दे दिया 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब अपन से लेते हैं 30 डेज से। किससे लिया जाएगा? 30 डेज से। गॉट इट? तो ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है, तो अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाइड बाय आवर मल्टीप्लाइड बाय डेज मल्टीप्लाइड बाय डिवाइस नंबर डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाय 1000 इसलिए ताकि पावर किस में आ जाए? किलोवाट में, क्योंकि किसी को भी किलो में कन्वर्ट करना है तो आपको किस में कन्वर्ट कर क्या करना पड़ेगा? आपको 1000 से डिवाइड। ओके, चलिए पावर कितना दे रखा है? 100। आवर कितना बोल रहा है? 8। डेज कितने हैं? 30। और डिवाइसेस कितनी है? 2 डिवाइड बाय 1000, तो कितना बच गया? 8 इंटू 6। 8 इंटू 6 कितना होता है? 48 यूनिट्स। मतलब कितनी यूनिट कंज्यूम किया उसने? 48 यूनिट्स। अब अमाउंट ऑफ बिल अपन बात करें तो बिल आपको कैलकुलेट करना है, तो यूनिट्स कितनी है? 48, और एक यूनिट का कितना लग रहा है? 3 रुपीज। मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? दैट इज 4 2 4 सॉरी 8 3 14 सॉरी 24 2 12 और 2 144 रुपीज का बिल आएगा। हालांकि इतना नहीं आएगा क्योंकि इससे बाद में बहुत सारे टाइप की गवर्नमेंट सरचार्ज जोड़ती है। ये वो अमाउंट है जो अपने बिल में लिखा हुआ था ना, हिंदी में लिखा हुआ था उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा का मूल्य, वो फिर वो टैक्सेस वगैरह और वो स्थायी शुल्क वगैरह वो जुड़ के अलग होता है। तो ये है। गॉट इट? तो इस तरीके से अपन यहाँ पर नंबर ऑफ डिवाइसेस से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपनी बुक में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है चैप्टर के लास्ट में, जिसमें 2 डिफरेंट बल्ब्स के बारे में बोला गया है। 2 डिफरेंट बल्ब्स यहां पर बोले गए हैं। जैसे मैं क्वेश्चन पहले उसको फटाफट यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अपनी बुक में 33 नंबर का क्वेश्चन है चैप्टर के लास्ट में, जहां पर 2 डिफरेंट डिवाइसेस की बात की गई है। 2 डिफरेंट डिवाइसेस हैं, उनके ऊपर बोला गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक रॉड, सॉरी नहीं, ये तो सीधा इसी पे क्वेश्चन नहीं, ये आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, अभी नहीं है फिर वो क्वेश्चन। आई थिंक किसी और बुक में लिखा था, फिर मैंने वो 33 को बात कर लेते हैं अपन, पहले इसको डिस्कस तो कर लेते हैं जब अपन डिस्कस बात कर ही ली। एन इलेक्ट्रिक रॉड ऑफ 1500 वॉट, यानी कि आपको पावर दे दिया, यूनिट पावर दे दिया 1500 वॉट। आगे बोल रहा है इज यूज 3 आवर डेली, यानी कि एच आपको दे दिया 3 आवर daily. If the rate of consumption of one energy is 5 unit, then how much value we consume in the 30 days, यानी कि आपको डेज दे दिए कितने? 30। अब n यहां पर कुछ बोल रहा नहीं है, एक ही डिवाइस इसलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो अब आपको केवल ये 3 वैल्यूज रखनी है, 1000 से डिवाइड कर दो। 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइड बाय 1000, 15 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना आएगा? 135 यूनिट्स। अब आपसे आगे क्वेश्चन बोल रहा है अगर 1 यूनिट का 5 रुपीज लगता हो तो बिल आपको कैलकुलेट करना है, तो बिल कितने का बन जाएगा उसका? 135 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 5 7 6, यानी कि उसका बिल बनेगा 675 रुपीज का। गॉट इट? तो ये यहां पर ये क्वेश्चन है। आई थिंक काफी इजी क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ आई थिंक यू कैन डू। ओके, चलिए
अब पावर के ऊपर ही एक और न्यूमेरिकल है जो अपन ने डिस्कशन किया था पावर, उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, तो उसको भी अपन फटाफट यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये था अपना पेज नंबर, जो चैप्टर के लास्ट के जो 33 नंबर का क्वेश्चन है, दैट इज ओके। द क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 7, it is related with the power. Okay, the question is, a 10 volt storage cell is connected to a nichrome resistance coil of 50 ohm so that current flows for 1 hour. क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 10 वोल्ट का सेल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया 10 वोल्ट, वो एक नाइक्रोम वायर की कॉइल से अटैच है, जिसका रेसिस्टेंस है आर आपको गिवन है, दैट इज 50 ओम। कितना दे रखा है? 50 ओम। सो दैट करंट फ्लोज फॉर 1 आवर। टी गिवन है, टी आपको दिया हुआ है, दैट इज 1 आवर। अब 1 आवर को आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, जो किलोवाट आवर निकालते हैं, अभी जो अपन ने यूनिट्स निकाली, इसमें आवर में लेना है, बाकी सभी में टाइम्स किस में जाएगा? सेकंड में। ओके, अब आपसे आगे क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड, जो हीट, सॉरी ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया था ना, सॉरी ये तो डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। 8 नंबर का क्वेश्चन है, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट इन द प्रीवियस क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट एंड द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट विल द पावर ऑफ बल्ब। क्वेश्चन में एक बल्ब जो है, एक बल्ब के बारे में बताया गया है कि वो 220 वोल्ट के सोर्स के साथ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है 220 वोल्ट, उससे वो कनेक्टेड है और वो 0.5 एम्पियर करंट कंज्यूम करता है। तो बताइए उसकी पावर कितनी होगी। याद होगा कल अपन ने डिस्कस किया था, सिंपल फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू VI। सबसे पहला फॉर्मूला, सेकंड नंबर का फॉर्मूला था अपना। तो V आपको गिवन है, I आपको गिवन है, डायरेक्ट रखिए, कितना आ गया? 110 वॉट, यानी कि बल्ब कितने का है? 110 वॉट का बल्ब। गॉट इट? तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे रिलेटेड विद द पावर एंड द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ let me move to the next segment of our chapter, that is magnetic effect of electric current। चैप्टर का फर्स्ट जो था इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स हैं, उसमें पहला जो अभी अपन ने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट, जो कल अपन ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। उसके बाद अपन अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उससे पहले अपन मैग्नेट किसे बोलते हैं, थोड़ा सा उसके अपन बात करेंगे। हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके डिस्कशन अपन जरूर करेंगे। मैग्नेट किसे बोलते हैं, व्हाट द मीन ऑफ मैग्नेट, है क्या एक्चुअल मैग्नेट? द मैग्नेटाइड ओर, द मैग्नेटाइड ओर ऑफ आयरन इन विच परमानेंट मैग्नेटिज्म इज फाउंड इज नॉन एज मैग्नेट। मैग्नेट, जो मैग्नेटाइड ओर है, दैट इज Fe3O4, Fe3O4, जिसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है, उसे बोला जाता है मैग्नेट। मैग्नेट हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द अदर मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर जो दूसरी मैग्नेट है, उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। इसके अट्रैक्ट करने की भी होती है और रिपल्स करने की भी होती है। अदर देन इट, मैग्नेट ऑल्सो हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेट जो है उसमें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसे कि निकिल, क्रोमियम, आयरन, निकिल, क्रोमियम एंड आयरन, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। क्या होती है? उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। गॉट इट? जब एक मैग्नेट को फ्रीली हैंग किया जाता है, लटकाया जाता है, देन इट ऑलवेज कम्स इन द रेस्ट इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर आती है। गॉट इट?
मैग्नेट का वो पोल जो कि नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड है उसको अपन नॉर्थ एंड बोलते हैं, और जो पॉइंट साउथ की तरफ डायरेक्टेड है दैट इज कॉल्ड साउथ पॉइंट। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसा मैग्नेट नॉर्थ और साउथ में ही क्यों आकर स्टैंड बाय होती है? जब भी इसको फ्रीली हैंग आउट करते हैं, व्हाई इट इज ऑलवेज कम्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों आती है? इसके पीछे रीजन है अर्थ इज ऑल्सो ए मैग्नेट। चैप्टर नंबर 15 अपन ने स्टडी किया था तो याद होगा, उसमें बात आई थी अर्थ का जो कोर है उसके अंदर प्योर आयरन का बना हुआ है, और आपको याद होगा उसका जो आउटर कोर था उसमें आयरन, निकल, क्रोमियम वगैरह जो मेटल्स, जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो मौजूद हैं। तो अर्थ जो है वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसका मैग्नेटिक जो नॉर्थ पोल है वो डायरेक्शनली जो अपन साउथ बोलते हैं उसकी साइड में है। गॉट इट? अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसका ये नॉर्थ पोल जो अपन एक्चुअल में साउथ डायरेक्शन बोलते हैं उसकी साइड में है। तो इसलिए यू नो दैट मैग्नेट जो है, जब भी दो मैग्नेट पास पास में आती हैं तो सेम पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल्स जो हैं, सेम पोल क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल, जबकि अपोजिट पोल्स क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो नाउ इट इज अ मैग्नेट। सपोज कीजिए मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। अब एक दूसरी मैग्नेट को फ्रीली इसको हैंग आउट करें तो ये इस साइड में आएगी कि इस साइड में आएगी? नॉर्थ इस साइड को इस साइड में अट्रैक्टेड होगा और ये इस साइड में। तो इसीलिए अर्थ का जो मैग्नेटिज्म जो है अपोजिट होने के कारण, जो अपन सोचते हैं हमारी डायरेक्शंस की, उसके अपोजिट होने के कारण जो मैग्नेट है जब भी उसको हैंग किया जाता है तो वो हमेशा किस में आती है? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आती है। गॉट इट? क्लियर? तो जो उसका नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और जो साउथ की तरफ डायरेक्टेड है वो क्या कहलाता है? उसका साउथ पोल। गॉट इट? अब एक टर्म्स आएंगी कुछ, उनको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टर्म आती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसे बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का मीन्स होता है पहले तो चलो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। द एरिया अराउंड ए मैग्नेट in which its magnetic force can be detected or can be experienced is known as magnetic field। मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक्सपीरियंस या डिटेक्ट किया जा सकता है, दैट इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स, can be experienced or can be detected is known as magnetic field। magnetic field is a vector quantity। magnetic field कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट मीन्स जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किस पर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है वो एक बार बाद में बात करेंगे। अब अपन नेक्स्ट टर्म पर जो बात करते हैं दैट इज मैग्नेटिक फोर्स किसे बोलते हैं? द फोर्स exerted by a magnet, the force exerted by a magnet on another magnet or magnetic substance is known as magnetic force। मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर, मैग्नेट जो है वो किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड करती है या एक्सर्ट करती है, मैग्नेट के ऊपर कर सकती है या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर। अब ये फोर्स जो है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है।
अगर मैग्नेट का अपोजिट पोल से तो अट्रैक्शन होगा या मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, तब तो उस पर अट्रैक्शन है। और अगर सेम पोल है तो फिर ये कौन सा होगा, रिपल्शन। गॉट इट। तो मैग्नेट जो दूसरे मैग्नेट पर या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो एक्साइट करती है, दैट इज नॉन एज मैग्नेटिक फोर्स। The force exerted by magnet on another magnet or magnetic substance is known as magnetic force. Got it? Clear? अब वापस एक बार मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन पे फटाफट बात कर लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो वापस बोलूं तो द एरिया अराउंड ए मैग्नेट, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट along which the area around a magnet along which its magnetic along which वाली नहीं बोली थी अपने, मैग्नेटिक फोर्स वाली बोली थी, तो वो एक अपन बात कर लेते हैं। द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच its magnetic force can be detected or can be experienced is known as magnetic field. The magnetic field is a vector quantity and its direction and magnitude is depends on magnetic field lines. तो अब अपन नेक्स्ट टर्म जो अपन बात करते हैं, that is मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या जिन्हें दूसरा नाम दिया जाता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स। इन्हें क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। गॉट इट? है क्या ये चीज? द इमेजनरी लाइंस अराउंड ए मैग्नेट, क्या है ये? इमेजनरी लाइंस हैं, इनको किसी पेपर पे अपन ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये क्या है? दीज आर इमेजनरी लाइंस। ओके, तो द इमेजनरी लाइंस अराउंड ए मैग्नेट along which magnetic field works are called magnetic field lines. मैग्नेट के चारों तरफ बनी हुई इमेजनरी लाइंस जिसके अनुसार मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है या मैग्नेटिक फील्ड वर्क करती है, दैट इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं उनको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में अपन ये भी बोल सकते हैं, द इमेजनरी लाइंस अराउंड ए मैग्नेट, द इमेजनरी लाइंस अराउंड ए मैग्नेट which represent magnetic field around a magnet, या सीधा सीधा अपन बोल सकते हैं, द इमेजनरी लाइंस अराउंड ए मैग्नेट विच रिप्रेजेंट इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और लाइन ऑफ फोर्स। इन्हें क्या बोलते हैं अपन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्स अपन बोलते हैं। गॉट इट? तो दीज थ्री आर टर्म्स रिलेटेड विद द मैग्नेट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज। गॉट इट? उसको कंसिडर करने के लिए अपने को एक बार मैग्नेट, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। एक बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनती हैं उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज वो उसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। गॉट इट? इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी अपने सिलेबस में नहीं है, अपन सीधा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, जब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया जाता है तो ये कुछ इस तरीके से अपने को ऑब्टेन होती है। थोड़ा ज्यादा कर्व हो गया इस लाइन में। यस,
जिनकी डायरेक्शन जब अपन इंडिकेट करते हैं तो लाइक दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर आवर एग्जाम। पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछते हैं, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। इन साइड के अंदर इनकी डायरेक्शन ये रहती है, नॉर्मल इन साइड की बात नहीं होती, आउटसाइड पर ही बात की जाती है। ओके ना, डायग्राम क्या है वो क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना बेटा जी, आप लोग एक तो ये लाइनों को क्रॉस मत करना, ऐसा मत कर देना कि टू लाइंस जो अपन डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से चल रही हो, एक ये चल रही है ये चल रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। गॉट इट? कर्व लाइंस अपने को बनानी है। अब प्रॉपर्टीज की अपन बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इनकी, दे आर डायरेक्शनल। ये कैसी होती हैं? डायरेक्शनल होती हैं, क्योंकि इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है। दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड ट्रेवल टूवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। ये नॉर्थ वाले पोल से स्टार्ट होती हैं और किधर चलती हैं? साउथ वाले पोल की तरफ चलती हैं। इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इन मैग्नेट के इनसाइड ये किधर से किधर चलती हैं? साउथ से नॉर्थ। गॉट इट? आउटसाइड तो कौन सी है? नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड कैसी है? साउथ टू नॉर्थ। गॉट इट? फर्स्ट टर्म क्लियर। टर्म्स जो फर्स्ट है वो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज वो क्लियर हो गई होगी। सेकंड, दे आर क्लोज। कैसी है ये? क्लोज। स्टार्ट हुई ट्रेवल की। ओके अब आप बोल सकते हो सर ये तो नहीं है, ये वो लाइन्स है जो हमारे पेपर पे नहीं आ रही, क्योंकि केवल यही नहीं होती, इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, तो सभी पेपर पे ऑब्टेन नहीं होती, तो ये उनको दिखाया जा रहा है। Got it? तो दे आर क्लोज। कैसी होती है? क्लोज, कंटिन्यूअस एंड कर्व्ड। क्लोज हैं, कंटिन्यूअस हैं, और कैसी होती हैं? कर्व्ड होती हैं। Got it? थर्ड पॉइंट ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। बिकॉज इफ इट वर सो, अगर ऐसा हुआ तो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पर टू नॉर्थ और टू साउथ डायरेक्शंस बनेंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे मान लीजिए ये इस तरह से चल रही है, तो जिस साइड से आ रही है वो नॉर्थ को इंडिकेट करता है, जिस साइड में जा रही है वो साउथ को। इसी तरह से इसमें आप देखें तो दैट इज नॉर्थ एंड दैट इज साउथ। तो क्या एक मैग्नेट में टू नॉर्थ और टू साउथ पॉसिबल है, या अर्थ में क्या टू नॉर्थ और टू साउथ पॉसिबल है? नो, क्योंकि यहां पर जैसे आप कंपास रखोगे वो टू नॉर्थ और टू साउथ इंडिकेट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। गॉट इट? फोर्थ प्रॉपर्टी आती है द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। द degree of closeness of the magnetic field lines gives the relative strength of magnetic field। ये magnetic field की relative strength को indicate करती है। मीन्स जितनी close magnetic field lines हैं, magnetic field उतना ही ज्यादा strong होता है। अब आप देखें तो मैग्नेट में सबसे ज्यादा क्लोजनेस कहां पर है? सबसे ज्यादा क्लोजनेस आती है पोल्स पर। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां पर होता है? पोल्स के ऊपर। अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं ना घर पर, कई बार बचपन में आपने भी किया होगा, एक मैग्नेट को लिया, मिट्टी के अंदर उसको घुमा के बाहर निकाला, तो आपने देखा होगा उस पर ब्लैक कलर के आयरन पीसेस स्टिक रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। सबसे ज्यादा कहां पर चिपकते हैं? वो उसके जो कॉर्नर्स हैं, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। राइट? तो द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस gives the relative strength of magnetic field. Since the lines are closer at the poles, that's why magnetic field or force is stronger at the poles. इसलिए magnetic field कहां पर strong होता है? poles के ऊपर strong होता है।
So these are the properties of magnetic field lines. Okay, फटाफट वापस रिपीट कर देता हूँ. फर्स्ट, दे आर डायरेक्शनल. कैसी होती हैं? डायरेक्शनल होती हैं. स्टार्ट कहाँ से होती हैं? नॉर्थ से ट्रैवल किधर करती हैं? साउथ की तरफ. इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ. फर्स्ट. सेकंड, they are close, continuous, curved. Third, the two magnetic field lines do not intersect each other. Two magnetic field lines एक दूसरे को intersect नहीं करती. और fourth, the closeness of the degree of the closeness of magnetic field lines give the relative strength of magnet. Got it? So these are the topics which are related with our magnet. About the electric effect of magnetic effect of electric current we will discuss in next class. Okay, hope you understand it. Thank you.